1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ठीक है ना। और इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी को दी जाती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करूंगा। इसलिए इस अधिवेशन को त्रिपुरी संकट बोला जाता है। इसका विस्तृत डिटेल इसके पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका है, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको टच करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर अपना त्याग पत्र लगाते हैं, और त्याग पत्र लगाने के साथ साथ एक बात कहते हैं कि अब मुझे कांग्रेस पर विश्वास नहीं रह गया है। अब मुझे कांग्रेस पर विश्वास नहीं रह गया है कि कांग्रेस देश को जाकर आगे आज़ादी दिला पाएगी। आगे जाके कांग्रेस अब देश को आज़ादी दिला पाएगी। और यह कह करके सुभाष चंद्र बोस जी इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद भी नहीं रहते हैं, इस्तीफा लगा देते हैं, और इस्तीफा लगा करके चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1900 क्या आता है 40 1940 में मुस्लिम लीग कराची में एक अधिवेशन करती है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग जो होती है वो कराची, आज कराची कहाँ है पाकिस्तान में, उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो कराची में मुस्लिम लीग अपना एक अधिवेशन करते हैं, और उसमें यह ऐलान करते हैं कि हम लोगों के लिए अलग देश चाहिए, हम लोग भारत में नहीं रहेंगे। अभी तक ये मूवमेंट जो था पाकिस्तान की मांग, ये बहुत स्लो मोशन में चल रहा था, लेकिन जो ही 1940 आता है, मुस्लिम लीग की मांग पाकिस्तान के लिए बहुत तीव्र हो जाती है। और यहाँ से जब तक भारत से टूट करके पाकिस्तान का निर्माण हो नहीं जाता है, तब तक यह बहुत 1940 के बाद से पाकिस्तान की मांग स्लो नहीं होती है। आने वाले समय में देखेंगे कि इस पाकिस्तान की मांग के लिए लाखों लोग कत्लेआम हो जाते हैं। आने वाला समय आप लोग को इतिहास आता है तो बताते हैं, ठीक है। 1940 के बाद भारत में एक नए दौर की शुरुआत भी होती है। क्या होती है? भारत में एक नए दौर की शुरुआत भी होती है। तो क्या है? वह यह है कि उस समय जो भारतीय लोग रहते हैं वो 1940 से पहले भी और 1940 के बाद भी, आज भी कहिए, दूसरे देशों में जा कर के या दूसरे मुल्कों में जा कर के बसते हैं। पता है ना बात कि दूसरे देश में भी लोग जा कर के वहीं बस जाते हैं, अगर उनकी स्थिति सही हो जाती है तो। और नहीं तो लोग कमाने के लिए जाते हैं और कमा के फिर वापस चले आते हैं। उसी तरह से 1940 के बाद से बहुत सारे भारतीय लोग दूसरे देशों में जा कर के प्रवास कर लिए, मतलब रहने लगे। जैसे उस समय महेंद्र प्रताप सिंह बरकतुल्ला जी, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना, वह उन्हीं के नाम पे है, बरकतुल्ला जी के नाम पर, ठीक है। ये लोग अफगानिस्तान में जाकर, कहाँ? अफगानिस्तान में जाकर के अपनी प्रवासी जो मजदूर गए रहते हैं, वहाँ प्रवासी मजदूरों की सहायता से उसके नेता बनकर महेंद्र प्रताप सिंह वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं अफगानिस्तान में जाकर। ये 1940 की बात है, देश आज़ाद नहीं हुआ है, उससे पहले की बात बता रहे हैं। इलेक्शन लड़ते हैं, भारतीय होकर के अफगानिस्तान में जाकर के इलेक्शन लड़ते हैं, वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं। क्या होते हैं? इलेक्शन जीत भी जाते हैं, और प्रवासी मजदूरों का नेतृत्व भी करते हैं बहुत अच्छा से, और उनकी रक्षा भी करते हैं हर तरह से। और वहाँ इलेक्शन जीत जाते हैं, और जीतने के बाद वहाँ सरकार बनाते हैं। भारत में तो अभी
गुलामी थी, क्योंकि अंग्रेजों का उपनिवेश था। लेकिन अफगानिस्तान में ये लोग स्वतंत्र एक सरकार बना चुके रहते हैं, भारतीय मूल के लोग, जिसमें से महेंद्र प्रताप सिंह का नाम आप लोग को हम बता रहे हैं कि महेंद्र प्रताप सिंह 1940 में अफगानिस्तान में एक स्वतंत्र सरकार का निर्माण कर चुके रहते हैं, जिसमें खुद बनते हैं राष्ट्रपति। महेंद्र प्रताप सिंह क्या बनते हैं? राष्ट्रपति। और बरकतुल्ला जी को बनाते हैं प्रधानमंत्री। क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं। और आप जानते हैं किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है ना जी। तो यह अफगानिस्तान में जाकर, अब इन देश आजाद नहीं हुआ था तो भारतीय लोग जाकर के सरकार बना चुके थे। सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, राष्ट्रपति भी रह चुके थे और अपनी सरकार भी चलाते थे। लेकिन कहीं भी भारतीय प्रवासी मजदूर चाहे लोग जा करके रहे थे तो अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए वहीं से लड़ते थे। यही बात आप लोग को जानना चाहिए कि वे लोग दूसरे देश में भले ही थे, लेकिन भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वहीं से लड़ाई करते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। और अफगानिस्तान में रह करके महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्ला जी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से प्रेशर बनाना शुरू किए कि भारत को आज़ादी दिलाया जाए, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई जाए। वहीं से अफगानिस्तान से ही इनका विरोध बहुत तेज था, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उसी समय 1940 में ही जापान और थाईलैंड का युद्ध हुआ था। जापान और थाईलैंड का युद्ध हुआ था। थाईलैंड भारत के पूर्वी क्षेत्र का देश है। भारत के पूर्वी क्षेत्र का देश है थाईलैंड। 1940 में ही जापान और थाईलैंड का युद्ध हुआ था। उस समय जापान बहुत बड़ा एक शक्तिशाली पावरफुल देश हुआ करता था। उसके सामने अच्छे देश नहीं टिक पाए। क्यों? क्योंकि आज जो आप लोग उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और चाइना का पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा देखते हैं, वह उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया को जापान जीत चुका था और उसको गुलाम बना चुका था, अपना उपनिवेश स्थापित कर चुका था। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और भारत के पूर्वी क्षेत्र के जो देश आपको मिलते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब पर भी जापान ने अपना उपनिवेश स्थापित कर चुका था। इतने आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा देश इतने बड़े बड़े देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, अपने हौसले की दम पर, अपनी सैन्य शक्ति के बल पर। समझ रहे हैं? और इसी को देखते हुए उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जो आप आज नाम सुनते हैं उत्तर कोरिया का और दक्षिण कोरिया का, वह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया उस समय भी चाइना के बगल में था और आज भी चाइना के बगल में है। लेकिन उस समय वो जापान का हिस्सा हुआ करता था। और जापान चाइना के पूर्वी क्षेत्र पर, चाइना उस समय, जो आज का चाइना का नाम सुनते हैं, चाहे चीन का नाम सुनते हैं, वो रियल में वह चीन नहीं है जो 1940 का चीन था। आज का जो चीन है वो द रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और उस समय का जो चीन था वो सिर्फ चीन था। बात समझ में आ रहा है? तो उस समय क्या था? तो उस समय चीन एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा दूरी में था। चीन बहुत विशाल हुआ करता था। लेकिन बात क्या रह गई? बहुत विशाल होने के कारण, चीन बहुत विशाल होने के कारण जापान उधर से धीरे धीरे खखोरता बखोरता हुआ चला आ रहा था पूर्व क्षेत्र से। तभी तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया को जीत लिया था। और जो पूर्वी क्षेत्र पड़ते हैं चीन का, उसको भी जीतते हुए चाइना के अंदर एंट्री मार रहा था। समझ रहे हैं? तो चाइना में उस समय चीन राजवंश का शासक था। चीन राजवंश का शासन चल रहा था चाइना में उस समय। ठीक है, उस समय राजधानी बनाया था चीन ने नाजिंग। कहाँ बनाया था? नाजिंग। उस समय राजधानी चीन का हुआ करता था नाजिंग। ठीक है, लेकिन चीन की राजधानी नाजिंग होने के कारण चीन बहुत बड़ा क्षेत्र था और उसको हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था, राजवंश उस समय था वहां पर। ठीक ना? लेकिन 1949 ईस्वी में माओ सेतुंग की सरकार बनी। माओ सेतु की साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी वहां पर। कब बनी? 1949 ईस्वी में माओ सेतु की
माउंट सेतुंग की 1949 ईस्वी में साम्यवादी पार्टी की कम्युनिस्ट की सरकार बनी, ठीक है। और उसने माओ सेतुंग ने चीन को, जो उस समय का चीन था, उसका क्षेत्रफल निर्धारण किया कि इतने दूर का एरिया जो है अब चीन के हिस्से में आएगा, इतने दूर का एरिया जो है वो चीन के हिस्से में आएगा। इसको थोड़ा बंद करो, तो बंद करो न। 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में माओ सेतुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी का, साम्यवादी से रहकर कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बनाया। कहाँ? चीन में। और चीन का नाम बदल करके द रिपब्लिक ऑफ चाइना तब से हो गया। और जिस देश में संविधान लागू हो जाता है, संविधान लागू हो जाता है, याद रखिएगा, उस देश को रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है। तो चाइना में 1949 से संविधान लागू हुआ और चाइना जो राजवंश आ रहा था, पहले से चीन राजवंश का शासन आ रहा था, उस चीन राजवंश से, जैसे भारत में, भारत की बात की जाए तो सल्तनत वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, लोदी वंश आया, मुगल वंश आया, लगातार कितने वंश आए। उसी तरह चाइना में भी उस समय चीन राजवंश चल रहा था 1949 से पहले तक। और 1949 में क्या हुआ? माओ सेतुंग ने बदल के रख दिया और उसने द रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण किया और संविधान भी लागू हुआ और चाइना स्वतंत्र हुआ तब से और रिपब्लिक कंट्री बन गया, मतलब एक स्वतंत्र देश बन गया। और तब से चाइना का नाम द रिपब्लिक ऑफ चाइना है, आज भी है, ठीक है। और इसी समय चाइना में संविधान लागू किया गया था 1949 ईस्वी को। और 1949 ईस्वी को चाइना स्वतंत्र भी हुआ था, राजवंशों की श्रेणी से बेचारा आजाद हो गया था, समझ रहे हो। अब इसके बाद 1900 क्या आएगा? ये तो 49 तक की बात हो गई, हम लोग आगे चले गए क्योंकि ये टॉपिक था एक दूसरे से रिलेटेड, तो बताना पड़ा। समझ में आ रहा है? अब मुस्लिम लीग कराची में अधिवेशन करती है और कराची में अधिवेशन करने के बाद यहाँ थोड़ा और टॉपिक है, उसको भी बता दिया जाए, तभी आगे बढ़ा जाए, जहाँ तक ले निपट जाए, ठीक है। इसमें टॉपिक यह आता है कि जब 1949 ईस्वी में द रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण हो गया और चाइना एक स्वतंत्र देश बन गया, ठीक, संविधान के तरह लागू हुआ तो वह एक स्वतंत्र देश बन गया चाइना। उसके बाद उसी समय के अगल बगल 1939 ईस्वी में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुई थी, ध्यान दीजिएगा, 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुई थी तो त्याग पत्र किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस खिसिया के चले गए थे उस अधिवेशन से। क्या कहे थे? अब मुझे कांग्रेस पर विश्वास नहीं है कि वो भारत को आजादी दिला सकती है, ठीक है। 1920 में महात्मा गांधी की विचारों से सुभाष चंद्र बोस जी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसके कारण इन्होंने अपनी IAS का पद त्याग पत्र लगा करके और उनके अधिवेशन में भाग ले लिए थे और उनको आगे बढ़ाने के लिए और देश को स्वतंत्र कराने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर के मेहनत किए थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। लेकिन गांधी जी ने इनकी बातों को नहीं माने और गांधी जी के विचारों पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस ही हुए थे। और यहाँ से गांधी जी के विचारों से सफा एकदम पलटी मार दिए सुभाष चंद्र बोस जी, कहे कि गांधी जी के विचार पे अब हम नहीं चलेंगे। और उसके बाद से मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी ने जब अपनी स्वराज पार्टी बनाई थी तो उस समय चित्तरंजन दास जी थे, वह एक उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। क्या थे? उग्रवादी विचारधारा के। उग्रवादी समझते हो? जो मार धाड़ में विश्वास रखता हो,
जो नरम से बात वाला पे विश्वास नहीं रखता हो। वैसे उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे कौन? चित्तरंजन दास। अब चित्तरंजन दास की बातों से बहुत ज्यादा उसके बाद प्रभावित हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी, और तब से सुभाष चंद्र बोस जी चित्तरंजन दास जी के रास्तों पर ही, मतलब उनकी ही विचारधाराओं पे चलने लगे थे। ठीक, तब से चलने लगे थे। और जब त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता का त्याग पत्र लगाए तो अब इनका विचार चित्तरंजन दास जी की तरह हो गया। अब इन्होंने कहा कि नर्मलता से काम नहीं चलेगी, तो इन्होंने अब उसके बाद उग्रवादी विचारधारा को अपने अंदर लाए। क्या लाए? उग्रवादी विचारधारा। उग्रवादी विचारधारा फिर अपने अंदर ला लिए, और इस उग्रवादी विचारधारा के तहत, इस उग्रवादी विचारधारा के तहत एक सैन्य टुकड़ी का निर्माण किया। जो लोग इनसे प्रभावित थे उनसे कहे कि हम लोग एक सेना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सेना बनाएंगे, और यह सेना देश को आजादी दिलाएगी। क्योंकि इन्होंने कह चुके थे कि कांग्रेस पर हमको विश्वास अब नहीं रह गया है कि यह हमें आजादी दिला सकती है, तो फिर आजादी दिलाएगा कौन? तो इन्होंने कहा कि अब हम उग्रवादी विचारधारा अपने गुरु जी के बातों पे चलेंगे। चित्तरंजन दास ग्रम दल के नेता थे, उग्रवादी विचारधारा के थे। उनकी विचारों पर चल करके, और यह भी त्रिपुरी अधिवेशन के बाद यहाँ से त्याग पत्र लगाने के बाद उग्र हो गए, और उग्र होकर के एक सैन्य टुकड़ी का निर्माण किए। क्या किए? एक सैन्य टुकड़ी, मतलब कुछ लोगों के समूह से एक सेना बनाए। समझ रहे हैं? एक सैन्य निर्माण किए, और उस सैन्य निर्माण का क्या नाम दिए? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम दिए? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी ने। उग्रवादी विचारधारा के साथ रहते हुए इन्होंने उसी के तहत एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये फॉरवर्ड ब्लॉक था क्या? एक सैन्य संगठन था। उसी संगठन का नाम क्या रख दिए? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का काम क्या था? अब अंग्रेजों को पीटना। ठीक ना? जैसे HRS करते थे, वैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जब सुभाष चंद्र बोस जी ने की, तो इनकी भी जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक थी, ये अंग्रेजों की कार्रवाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे और उनका धुलाई शुरू कर दिए। मतलब है कि अब अंग्रेजों को जिस हिसाब से आओ भाई, उस हिसाब से खाओ, चाहे पाओ, चाहे हमको भी पिला दो। दो ही ना होगा, दो आदमी लड़ेगा तो एक पीटेगा, एक पिटाएगा, है ना जी? तो उग्रवादी विचारधारा को होते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक ने, जो सैन्य संगठन था, वो अंग्रेजों को पीटना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों को पीटना शुरू कर दिया तो ये पता लगा अंग्रेज कि इसकी स्थापना किसने किया है फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जी किए हैं। अब तुरंत उन पे देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिए अंग्रेज। क्या ठोक दिए? देशद्रोह का मुकदमा, कि ये तो देशद्रोह आदमी है, देशद्रोही है, जनता को मार रहा है ना जी? इनकी फॉरवर्ड ब्लॉक क्या करती थी? अंग्रेजों को ही धोती थी। किनको धोती थी? अंग्रेजों को ही। तो परेशान कौन होगा भाई? अंग्रेजी ना। तो इनको क्या घोषित कर दिए? देशद्रोह का इन पे लक्षण लगा दिए कि देशद्रोही है, और देशद्रोही के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके इनको कलकत्ता के जेल में लिया करके बंद कर दिए। कलकत्ता के जेल में लगा क्या कर दिए? बंद कर दिए। ठीक है। और ये रहने वाले थे मूल रूप से कहाँ के? उड़ीसा के। सुभाष चंद्र बोस जी रहने वाले कहाँ के थे? उड़ीसा के कटक क्षेत्र के रहने वाले थे। उड़ीसा के कटक क्षेत्र के रहने वाले थे। लेकिन इनके पिताजी रहते थे पश्चिम बंगाल में। इनकी पैदाइशी हुई थी कटक में, उड़ीसा में कटक पड़ता है, ठीक ना? लेकिन इनके पिताजी कहाँ रहते थे? पश्चिम बंगाल में। जब इनके पिताजी को खबर मिला कि अरे हमारा लड़का तो गिरफ्तार हो गया है, अंग्रेज ला करके जेल में बंद कर दिए हैं, वो कहा करके आंख पे पट्टी बांध के,
क्या करके? आंख पे पट्टी बांध को, इसको क्या बोलते हैं? आंख पे पट्टी, नजरबंद। नजरबंद करके कहाँ लिए के डाल दिए हैं? कोलकाता जेल में। जब इनको पता चला इनके पिताजी को, तो अगल बगल के जो लोग थे और उनके पिताजी तो खुद थे ही, कहे कि चलो भाई रिक्वेस्ट किया जाए, लड़का ने क्या गलती किया है, कहाँ जेल में बंद किए हैं। अगल बगल के लोग और उनके पिताजी मिल करके आए पश्चिम बंगाल में, तो भैया हमारे बेटवा को काहे गिरफ्तार किए हैं, काहे नजरबंद किए हैं। तो वह एक क्या है? देशद्रोही है, इसलिए उसको बंद किए हैं। सर ऐसा गलती फिर नहीं करेगा, ऐसा गलती फिर नहीं करेगा, गलती हो गया है छोड़ दीजिए। कोई भी बाप माई यही कहता है ना जी, ऐसा गलती फिर नहीं करेगा, छोड़ दीजिए। जब जाके देखते हैं अंदर जहाँ नजरबंद किए थे सुभाष चंद्र बोस जी को, या सुभाष चंद्र बोस जी है ये नहीं है, तो फिर गए कहाँ? भाग गए रहते हैं। क्या करके रहते हैं? भाग गए रहते हैं। नजरबंद जाकर अंग्रेज रखे रहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, वहां से सुभाष चंद्र बोस जी गायब हो गए रहते हैं। और गार्जियन डिमांड कर रहे थे हमारे लड़के को लाकर दीजिए, आप लोगों ने क्या किया है? हमारे लड़के के साथ कुछ गलत व्यवहार किया है। तो नहीं भाई, अब तो वो लोग खुद पर दिक्कत में फंस गए कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग तो यहीं पे नजरबंद करके रखे थे, क्योंकि ये ऐसा ऐसा कारनामा कर रहे थे आपके लड़के। तो कर रहे थे तो दिखाओ हमको। तो भैया हैं कि दिखाए हैं? वो तो भाग गए थे, जेल में से क्या हो गए थे? भाग गए थे। नजरबंद करके रखे थे, नजरबंदे बंदे गायब हो गए। आंख खुला तो डिब्बा गायब था अंग्रेजों का, यानी भाग चुके थे। भाग करके कहाँ गए? म्यांमार गए। भाग करके कहाँ गए? म्यांमार गए। और म्यांमार जा करके इन्होंने रूस से अपील की कि हमारी सहायता कीजिए और हम लोग भारत पर आक्रमण करेंगे, युद्ध करेंगे भारत से। लेकिन रूस ने सैन्य टुकड़ी या बम बारूद या कहे तो आर्थिक मदद देने से मना कर दिया, कहा कि हम नहीं कर पाएंगे। तब इन्होंने वहां से डायरेक्ट कहाँ गए? जर्मनी। सर भाग करके कहाँ गए? म्यांमार। म्यांमार से रूस से सपोर्ट मांगे, रूस ने सपोर्ट नहीं किया, तो अब यह यहाँ से कहाँ चले गए? जर्मनी। किसी को पता नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस जी हैं कि नहीं है, कि कहाँ गए हैं, केहू को कुछ नहीं पता था। काहे नहीं पता था? केहू के देखला ही नहीं कर, जेल में से गायब हो गए थे। और गायब होते हुए नदी में तैरते हुए देखते हो, लड़का कहते देख हम नहीं डूबत है, नाक बंद करके आ डूबते हैं यहाँ पर, आ निकलेंगे हो जैसा 50 मीटर दूर, तो बीच में पता नहीं कि कहाँ गई है। वहां निकलेगा तब ना पता चलेगा। वैसे ही गायब हुए थे, भारत से निकले थे, जाए कहाँ? म्यांमार में। और म्यांमार से निकल करके रूस से सहयोग मांगे, रूस ने सहयोग नहीं किया, तो सीधे कहाँ चले गए? जर्मनी। और उस समय जर्मनी का तानाशाह था हिटलर। कौन था? हिटलर जर्मनी का तानाशाह था उस समय। हिटलर से कहे सर मेरी हेल्प कीजिए, मैं भारत पर अटैक करना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यही है हमारे पास कि वेपन्स नहीं है, मतलब बम बारूद गोले नहीं है, और आर्थिक हमारे पास सहयोग कोई नहीं है कि हम कर सके युद्ध, क्योंकि हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है। क्या बनाया है? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है। यह एक सैन्य संगठन था। यह क्या था? एक सैन्य संगठन था, जिसके तहत फॉरवर्ड ब्लॉक के तहत 4 टुकड़ियां बनाए थे। 4 टुकड़ों में सैन्य को बांटे हुए थे, समझ रहे हैं? जिसका सभी लोग अलग अलग पार्ट में उसका नेतृत्व कर रहे थे, उन जगहों का और अपने इस सैन्य संगठन का, समझ रहे हैं? तो हिटलर मान गया। हिटलर क्या हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक के तहत 4 टुकड़ियों में बनाए थे सुभाष चंद्र बोस जी अपने फॉरवर्ड ब्लॉक को, और चारों सैन्य संगठन बहुत मजबूत था। और सहयोग मांगने के लिए कहाँ चले गए थे? जर्मनी चले गए। सहयोग मांगने के लिए कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए। और जर्मनी जा करके हिटलर से सहयोग मांगे कि सर हम भारत पर अटैक करना चाहते हैं, अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, आप हमारी सहयोग कीजिए, समझ रहे हैं? और अंग्रेजों ने पता बहुत लगाया था कि गए कहाँ हैं,
लेकिन भैया अगल बगल आपके देशवा में रहते, भारत में रहते, तब न पता लग जाता। वो तो देशे छोड़ चुके थे और उधर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। समझ रहे हैं? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, क्योंकि 5:30 बजे 5:30 पर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। किस पर? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। पोलैंड क्या था? एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र का देश था, और जर्मनी का था धुरी राष्ट्र का देश था। और धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को 5:30 बजे सुबह जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। वहीं 2 सितंबर को ब्रिटेन ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और अपने आप में बहुत भयानक रूप से युद्ध चल रहा था यूरोप महाकॉन्टिनेंट में। और वहीं पहुंच जाते हैं 1940 ईस्वी में कौन? सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर के पास कि हमें भी सहयोग कीजिए। अब हिटलर खूब दौड़ा दौड़ा का मार रहा था, ये भी जान लो भैया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को मित्र राष्ट्रों ने इतना टॉर्चर किया था कि अधिकांश हिस्से को दाव खेल दिया था, जर्मनी ने दे दिया था मित्र राष्ट्रों को। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर की ही देख रेख में शुरू हुआ था और वही उसका तानाशाह भी था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग समझते हैं कि क्यों शुरू हुआ था, इसका क्या कारण था? आगे बढ़ने की ललक। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने की क्या कारण था? आगे बढ़ने की ललक। ये आगे बढ़ने की ललक क्या थी? तो उस समय विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति क्या होता है? औद्योगिक क्रांति उसे बोलते हैं जब अधिक से अधिक मात्रा में किसी देश में फैक्ट्री लगने लगे और फैक्ट्री लगने से पैसे की उगाही बहुत तेज हो जाती है ना? पैसा कमाना बहुत तेज हो जाता है। और ब्रिटेन में नहीं, पूरे यूरोप महाद्वीप में, जो यूरोप महाकॉन्टिनेंट है, वहाँ यह औद्योगिक क्रांति बहुत तीव्र सीमा पर थी। सभी लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे फैक्ट्री के माध्यम से, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से। और इसी औद्योगिक क्रांति ने द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया था। इसी औद्योगिक क्रांति ने क्या करा दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया था, क्योंकि सभी लोग अपने आप को आगे बढ़ना चाहते थे और आगे बढ़ने के ही ललक से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, नहीं तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ नहीं होता। और ये भी कारण था कि जर्मनी को इतना टॉर्चर किया गया था, तो उसका बदला लेने के लिए हिटलर ने औद्योगिक क्रांति की तो बात वो एक पॉइंट था ही, जर्मनी को टॉर्चर करना और हिटलर का आगमन। हिटलर ने नाजीवाद की शुरुआत की थी। हिटलर किसका मानने वाला नेता था? नाजीवाद का। नाजीवाद का उसने शुरुआत किया था। जेल में कई साल सड़ा था। इसको स्थापना करने के लिए नाजीवाद की, तो जेल में कई साल सड़ा था। जेल में बंद कर दिए थे उसको कितने बरस तक। तो जेल में बैठ के अपनी आत्मकथा लिख दिया था, माय कैंप, मेरा संघर्ष। उसने अपने संघर्ष में क्या क्या बलिदान दिया था, उस पुस्तक में पूरा लिख दिया था, जेल में रह करके। ठीक है? और वहीं निर्णय लिया था कि अगर हम देश का बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, हम लोग भारत में प्रधानमंत्री बनते तो वहां क्या बनते थे? उस पोस्ट को क्या बोलते हैं? चांसलर। क्या बोलते हैं? चांसलर। जैसे भारत में प्रधानमंत्री, वैसे जर्मनी में चांसलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चांसलर बोला जाता है। तो मैं जर्मनी का चांसलर कैसे बनूंगा? जेल में ही रह करके हिटलर ने निर्धारण किया था कि मैं निकलूंगा जेल से तो क्या करूंगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है जेल में बंद हूं तो। और किसी का अस्तित्व नहीं रह सकता है जब वो जेल में बंद है, तो बुद्धि जीरो हो जाती है। लेकिन जेल में बैठ करके उसने प्लानिंग किया था कि मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो क्या करूंगा। तो जेल से बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले लोगों के दिलों में वास करूंगा, यानी अपने व्यक्तित्व को इतना बनाऊंगा अच्छा तरह से कि लोग हमारे व्यक्तित्व की पहचान से हमें अपना जो विचारधारा है, उस विचारधाराओं के द्वारा
लोगों को मोटिवेट करूंगा और अपने विचारधाराओं से जोड़ने का प्रयास करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। जेल से निकलने के बाद अपने विचारधाराओं को हर इंसान के पास जाकर के रखा और लोगों ने उसके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उसने कहा था कि एक बुज़दिल की तरह मरने से अच्छा है कि एक शेर की तरह मारा जाऊं। काहे कहा था इसने? उसने इसलिए बात कहा था कि जब वर्साई की संधि हुई थी ना प्रथम विश्व युद्ध में, तो जर्मनी को अपने बहुत सारे हिस्से त्याग देने पड़े थे। इसलिए गुस्सा का होकर के कहा था हिटलर ने कि जब सरकार थी ही, आपके पास सैन्य भी था, आपके पास वो सारी परिस्थितियां थी कि आप युद्ध लड़ सकते थे, तो आपने अपने आप को युद्ध लड़ने और सामने वाले विरोधियों का सामना करने से पहले अपने आप को नतमस्तक क्यों कर दिया? उसके सामने झुक कैसे गए? उस झुकने से बढ़िया होता कि तुम युद्ध लड़ के मारे गए होते। और इन्हीं विचारधाराओं को जेल से बाहर आया तो कहा कि हम लोग नहीं मानते हैं वर्साई की संधि को। जो वर्साई की संधि हुई थी वो एक धोखा है, वो एक जालसाजी है। हम नहीं मानते हैं वर्साई की संधि को और वर्साई की संधि को तोड़ते हैं। और उसने लाइन से एक एक संधि तोड़ना शुरू कर दिया। और जितने अगल बगल के जो देश थे, जो जर्मनी को अपने आप से उसके देश के अंदर घुस करके और उसके क्षेत्र को अपना एक क्षेत्र मानते थे, उनको पहले लताड़ा। इतना थूरा ना कि वो लोग उस एरिया को तो छोड़ के भागे ही, अपने एरिया को भी कहते थे ले लो लेकिन मारो मत। सोच लो। अब ब्रिटेन अपने आप को पूरे विश्व के 60% हिस्सों पे अपना उपनिवेश स्थापित किया था, उनकी हालत खराब कर दिया था जर्मनी में हिटलर ने। आगे बताते हैं कैसे। यही जब सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी गए हिटलर से सहयोग मांगने के लिए, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हो चुका था और 1940 में गए थे सुभाष चंद्र बोस जी मदद मांगने के लिए हिटलर से। हिटलर बहुत खुश हुआ था, कहा था कि एकदम करेंगे आपका सपोर्ट। उसने कहा था बात कि मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, वेपन से लेकर आर्थिक सहयोग तक आपकी सहायता करूंगा। आपको सैन्य भी चाहिए तो वो भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि ब्रिटेन से युद्ध हो रहा था यूरोप महाद्वीप में। उधर के जो देश पड़ते हैं उधर निपटा रहा था, जर्मनी ने ब्रिटेन को निपटा रहा था। और इधर भारत में भी तो अंग्रेजों का शासन था ना, तो कहा कि एकदम सपोर्ट करूंगा। आपके देश में भी तो रह रहे हैं ना अंग्रेज, तो एकदम सहयोग करूंगा। इधर मैं निपटाता हूँ, जाइए सेना टुकड़ी लेकर के, वेपन्स लेकर के, पैसा चाहिए तो भी लीजिए, सारी सहयोग करूंगा A to Z, और जाके निपटाइए भारत में इन लोगों के। भागे यहाँ से भी, इधर तो मैं तोड़ ही रहा हूँ इन लोगों को बढ़िया से, समझ रहे हैं। और दिया भी सहयोग। हिटलर ने क्या किया था? खूब सहयोग दिया था। हिटलर के नाम से लोग डरते थे उस समय, एक महाकाल था वो, समझ रहे हैं। और सहयोग दिया था हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी का। और आप लोग को जान करके खुशी होगी कि वहीं पर जब सहयोग मांगने के लिए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से, तो सुभाष चंद्र बोस जी नेता कटिंग के कपड़ा पहने थे। कैसे कपड़ा पहने थे? नेता कटिंग के। बहुत खुश हुआ था हिटलर उनके वस्त्रों को देख करके, कहा था बस बस वाह, तुम तो भाई नेता बन गए एकदम से ना। तो क्वेश्चन यह बनता है कि नेता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। कहाँ दिया था? तो जर्मनी में ही दिया था। कब दिया था? 1940 में दिया था, जब गए थे मदद मांगने के लिए तब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहीं तक ले नहीं, भारतीय लोग प्रवासी क्षेत्रों में रह करके भारत को आजादी दिलाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे थे कि भारत को आजाद कर लिया जाए। इसी के उपलक्ष्य में
इसी के उपलक्ष्य में अब इधर जर्मनी निपटा रहा था यूरोप वाले कॉन्टिनेंट वाले देशों को, समझ रहे हैं, उधर जापान निपटा रहा था चाइना वाले पूर्वी क्षेत्र के देशों को। क्योंकि दूरी राष्ट्रों के साथ कौन जुड़ा हुआ था? जर्मनी के साथ जापान जुड़ा हुआ था, उसका वह मित्र था। इधर ये निपटा रहा था जर्मनी यूरोप वाले क्षेत्रों को, और उधर जापान निपटाता हुआ रहा था उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चाइना के क्षेत्र। उसके बाद से इधर पूर्वी क्षेत्र में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन वियतनाम, पूर्वी क्षेत्र के जो देश होते हैं, इधर अटैक मूड में था कौन? जापान। लेकिन अटैक मूड में था जापान, तो जापान के सैन्य टुकड़ी बहुत मजबूत थी। आप लोग को जानना चाहिए कि उस जापान के सैन्य टुकड़ी में भारत के 2 इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे जो स्थान रखते थे। उनका क्या नाम था? जो एक सैन्य संगठन का निर्माण किए थे जापान में रह करके, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। बोस नहीं बबुआ, बोस हैं, बोस रहा है, बोस हैं, ठीक है ना। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, समझ रहे हैं? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, ये दोनों व्यक्ति जो थे वो जापान के सैन्य टुकड़ी में एक बहुत बड़े पोस्ट पर अधिकारी थे। अब सोच लीजिए कि जिस समय भारत विवश अवस्था में था, भारतीय लोग भारत से दूसरे देशों में निकल के भारत को आजादी दिलाने के लिए कितने दूसरे जगह से प्रयास करते थे कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए। अर्थात जब जापान ने भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर अटैक किया था, तब बहुत सेनाएं घायल हुई थी। इधर के क्षेत्रों के पूर्वी क्षेत्रों की जो सेनाएं थी वो बहुत ज्यादा घायल हुई थी। उन घायल सैनिकों को कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जो हैं, वह अपने साथ उठा करके ले गए जापान, और ले जा करके वहाँ पर उन लोग की मलहम पट्टी किए, अच्छा किए, उनको लड़ने की ट्रेनिंग दिए, हर तरह से उनको बहुत ज्यादा मतलब अच्छे परिस्थिति में लाने का प्रयास किए थे। कौन? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। इससे वे लोग बहुत प्रभावित हुए थे, समझ रहे हैं। जो घायल सैनिक थे ठीक हो गए, अच्छे रूप में आ गए। जो पूर्वी देश के, भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो देश पड़ता है, वहाँ के ये सेनाएं थी जिसको लेकर के गए थे जापान, और ले जा करके अच्छा से मलहम पट्टी कर और ठीक हो किया अच्छा से। तो ये लोग जब ठीक हुए ना, तो इतना ज्यादा मात्रा में इनको सम्मान मिलने लगा कैप्टन मोहन सिंह को और रास बिहारी बोस जी को, कि वहां पर ये रह करके, कहाँ? जापान में आजाद हिंद फौज की, अपना खुद की एक फौज का निर्माण कर लिए। इनकी प्रवासी लोगों की टुकड़ी इतनी ज्यादा हो गई कि वो लोग सैन्य संगठन में हिस्सा लेते हुए एक बहुत बड़े फोर्स के रूप में सामने निकल कर आए, और कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जी को इतना ज्यादा सम्मान मिलने लगा कि कैप्टन मोहन सिंह ने रास बिहारी बोस से कहा कि आप एक सैन्य का निर्माण कीजिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए आजाद हिंद फौज की स्थापना की है। कहाँ पर? जापान में। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह के आदेश पर, ठीक है। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी भी ये 1943 ईस्वी में हुआ, 42 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? जापान की टोक्यो में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, और जापान की टोक्यो में हुई थी। किसने किए थे? रास बिहारी बोस जी ने किए थे, ठीक है।
वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी भी अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की सहायता से, ध्यान दे रहे हैं, ये भी भारत की टुकड़ी लेकर के दूसरे देशों से प्रयास कर रहे थे कि भारत को आजादी दिलाई जाए। और आजाद हिंद फौज भी जापान से प्रयास कर रहा था कि भारत को आजादी दिलाई जाए। समझ रहे हैं। इधर महेंद्र प्रताप सिंह की सरकार बनी थी तो वो भी वहां से प्रयास कर रहा था अफगानिस्तान से। अर्थात आप लोगों को समझ में आ रहा है, भारतीय लोग दूसरे देश में हैं, लेकिन दूसरे देश में रह के क्या कर रहे हैं, अपने देश को आजादी दिलाने के लिए नीचे से लेके ऊपर तक, हिमालय की चोटी तक वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश क्या हो जाए, आजाद हो जाए। और आजादी दिलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर के पास गए थे तो वहीं सूचना मिली थी, वहीं क्या मिली थी, सूचना मिली थी सुभाष चंद्र बोस जी को कि हमारा एक सैन्य संगठन, इनका भी तो एक सैन्य संगठन था फॉरवर्ड ब्लॉक, और जापान में रास बिहारी बोस जी आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो ये भी एक सैन्य टुकड़ी था। समझ रहे हैं, ये दोनों सैन्य टुकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थे। समझ रहे हैं ना। इनको पता चला सुभाष चंद्र बोस जी को कि हमारे कुछ मित्र जो हैं वो जापान से भी भारत को आजाद दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उस समय तो सुभाष चंद्र बोस जी, ध्यान दीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी और रास बिहारी बोस जी, आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान के टोक्यो में किए थे और वहां से भारत को आजादी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और इधर सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक की 4 टुकड़ियां बनाए थे, वो भी एक सैन्य संगठन ही था। ये भी सैन्य संगठन मिल करके भारत को ही आजादी दिलाने के लिए लड़ रहा था। तब तक सुभाष चंद्र बोस जी को ये पता चला कि हमारे कुछ मित्र जापान में रहकर भारत को आजादी दिलाने के लिए वहीं से लड़ रहे हैं। तो यह अपनी इस बटालियन को लेकर के, फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर के और जापान पहुंच गए सुभाष चंद्र बोस जी। भारत के किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा है कि मर चुके हैं, क्योंकि वो भाग गए थे ना, और एक गुप्त रूप से काम कर रहे थे, योजनाएं गुप्त रूप से बना रहे थे भारत को आजादी दिलाने के लिए। और अपने फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर के कहाँ चले गए थे, जापान। और वहां पे रास बिहारी बोस जी की आजाद हिंद फौज का निर्माण किए थे। ये भी एक बहुत बड़ी फोर्सेस थी, ठीक ना। और दोनों एक साथ जब मिल गई फोर्सेस तो और सैन्य संगठन क्या हो गया, मजबूत हो गया, ठीक है ना। और वहीं पे रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिल करके सुभाष चंद्र बोस जी ने वहीं से भारत को आजादी दिलाने के लिए प्लानिंग बनाने लगे। तब तक कुछ समय बीता और रास बिहारी बोस जी की मृत्यु हो गई। रास बिहारी बोस जी की मृत्यु हो गई। जैसे रास बिहारी बोस जी की मृत्यु होती है तो पूरा आजाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस जी के कंधों पे आ जाता है, ठीक है। पूरा कमान किनके कंधों पर आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी के कंधों पर आ जाता है पूरा कमान, कि अब आप ही इसके मुखिया हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के। फॉरवर्ड ब्लॉक के तो थे ही आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज की मुखिया कौन बन गए, सुभाष चंद्र बोस जी 1943 में। कब बन गए, 43 में। 42 में बना था आजाद हिंद फौज और 1943 में इसके मुखिया कौन फिर बन गए, सुभाष चंद्र बोस। 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है इसमें कि 1943 में आजाद हिंद फौज की मुखिया कौन थे, और वही तुरंत पूछ देता है कि 1942 में आजाद हिंद फौज की मुखिया कौन थे, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन में डिफरेंस हो गई इतने दूर में, समझ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी फोर्सेस हो गई और इनके चाहने वाले सपोर्टरों की संख्या बढ़ गई। किनकी, सुभाष चंद्र बोस जी की। और जापान में इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, जापान में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जीत गए सुभाष चंद्र बोस जी। इलेक्शन में क्या हो गए, जीत गए और जापान के प्रधानमंत्री बने। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि भारत देश आजाद नहीं हुआ, 2 प्रधानमंत्री जाकर दूसरे जगह बन गए हैं। बात समझ में आ रहा है। देखो
अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्ला जी जा करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अफगानिस्तान में बन गए, स्वतंत्र सरकार का निर्माण किए। इधर जा करके जापान में सुभाष चंद्र बोस जी खुद इलेक्शन लड़े और जीत करके खुद वहां का प्रधानमंत्री बन गए। समझ में आ रहा है? तो आजाद हिंद फौज जैसे था उसी तरह आजाद हिंद सरकार का निर्माण किए। सुभाष चंद्र बोस जी क्या किए? आजाद हिंद सरकार का निर्माण किए कि अब हमारी भी सरकार है। और उस समय वहां राजवंश था अलग क्षेत्रों में, तो उस राजवंश का उस समय जो राजा था उसका नाम था सुजुकी। क्या नाम था? सुजुकी। ये ससुरा के चलते द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था भयानक रूप से। और समझ रहे हो? आगे बताते हैं। तो आजाद हिंद फौज का मुखिया बन गए सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सरकार का निर्माण कर लिए सुभाष चंद्र बोस। अब क्या किए? उधर जापान भी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? वो तो भिड़ा हुआ था, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों में चल रहा था युद्ध ना। तो जर्मनी का मित्र था जापान उस समय। जर्मनी का मित्र कौन था? जापान। और दोनों मिल के दोनों की ओर खूब धुलाई कर रहे थे। वो यूरोप में तुड़ रहा था बढ़िया से जर्मनी, और ये जापान इधर पूर्वी क्षेत्र के जो देश थे, जैसे चाइना का क्षेत्र हो गया, आज का जो आप लोग उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का नाम सुनते हैं वो हो गया, इधर वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, समझ रहे हैं? पूर्वी देश। इधर जापान का नजदीक जो क्षेत्र था इनको इधर निपटा रहा था कौन? जापान। तो अब सरकार बन गई तो थोड़ा शक्ति बढ़ गई ना भैया। तो अब सुजुकी से और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच यह समझौता हुआ कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा सुजुकी से कि हम आपका सहयोग करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, आप जहां से लड़ रहे हैं वहीं से हम भी लड़ेंगे, लेकिन आप भी हमारी सहायता कीजिए, हम भारत पर अटैक करना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। तो कहा था सुजुकी ने कि ठीक है करेंगे। तो पहले जापान की ओर से लड़ा भारत। भारत के जो सैन्य संगठन आजाद हिंद फौज थे वो जापान की ओर से लड़े द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। उसके बाद दोनों की सहायता से, सुजुकी और सुभाष चंद्र बोस जी की सहायता से पूर्वी क्षेत्र में भारत में भी अटैक हो गया, आक्रमण कर दिए, ठीक है। आक्रमण करते हुए भारत अभी गुलामे था। पहले अंडमान निकोबार का नाम सुने हैं? अंडमान निकोबार में जितने अंग्रेजों का सैन्य ठिकाना था, चाहे वहाँ इन लोगों का प्रशासन था, तूर तार का भगा दिए। भारत अभी गुलाम था लेकिन अंडमान निकोबार आजाद हो चुका था, जीत चुके थे, पूरे अंडमान क्षेत्र को जीत चुके थे सुभाष चंद्र बोस जी अपने सैन्य संगठन के नेतृत्व के आधार पर। और सुजुकी से कहे थे कि देखिए अगर नीचे नीचे अंग्रेज अगर लड़े हमसे ना तो हम अंग्रेजों को परास्त कर देंगे, लेकिन अंग्रेज के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, अगर वो आकाश मार्ग से आक्रमण कर दिए तो हम लोग हार जाएंगे। आपसे निवेदन है कि जब हम आपको सूचना दें कि आप अपना आकाश मार्ग वाला व्यवस्था कीजिए तो लेके चल दीजिएगा कि आप लोग आकाश में लड़िएगा और नीचे नीचे हम लोग निपटाएंगे, समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं हुआ। आक्रमण तो आजाद हिंद फौज के सेनाएं कर दी, लेकिन जापान ने एयरफोर्स को नहीं लाया, जिसके कारण बहुत सारे सेना मारा गए, भारत के बहुत सारे लोग मारा गए। और मराने के बाद अब जापान की ओर चलते हैं। मराने के बाद स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई और सुभाष चंद्र बोस जी कहे कि रुके रहिए, देखा जाता है कि क्या स्थिति बनती है। तब तक जापान का सिचुएशन देखिए क्या चल रहा था। 1943 तक हम लोग आ चुके हैं, 1943 तक आ चुके हैं। हम लोग एक साल पीछे चलते हैं 1942 में, 1942 ईस्वी में जर्मनी ने ना ब्रिटेन की एकदम हालत खराब करके रख दी थी। जर्मनी ने ब्रिटेन की हालत खराब करके रख दी थी और उसको अपना इज्जत बचाने के लिए भैया जो देश
50-60 गो देश पर अपना उपनिवेश स्थापित किया हो, गुलाम बनाया हो, वह देश की ऐसी स्थिति आ गई कि वह दूसरे पर आश्रित होना पड़ा उसको। मतलब है कि ऐसा तोड़ा जर्मनी ने ब्रिटेन को कि उनकी स्थिति एकदम नाजुक हो गई। 99% तक अब उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी, मात्र 1% बची थी, और वो भी 1% में अगर कहीं कोई हेल्प नहीं मिला होता तो पूरे ब्रिटेन को निपटा दिए थे जर्मनी वाले, समझ रहे हैं। लेकिन 1942 ईस्वी में युद्ध चल रहा था, चले उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था विंस्टन चर्चिल, नाम सुने होंगे। गांधी जी को कहा था इसी ने, क्या कहा था, नंगा फकीर। इस समय क्या बन चुका है, प्रधानमंत्री। आप लोगों से कहे थे पहले कि आने वाले समय के लिए प्रधानमंत्री बनेगा। और इस समय भारत की स्थिति तो चल ही रही थी, भारत में भी डिमांड चल रहा था। आगे बताते हैं, पहले 3 क्षेत्रों में विभाजन का इस समय का इतिहास है, 4 क्षेत्रों में, एक दूसरे को रिलेट कर करके बताना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। उस समय 1942 ईस्वी में दशा खराब हो चुका था, किसका, ब्रिटेन का। इसलिए खराब हो चुका था क्योंकि अब इनके पास असला बारूद जो थे वो कम हो चुके थे, और ये लोग भारत पे डिपेंड थे उस समय कि भारतीय लोग सहयोग करें। मैं भारत की ओर अभी नहीं आता हूँ थोड़ी देर बाद में, पहले चलते हैं हम लोग अमेरिका, ठीक है। और 1942 का युद्ध हो ही रहा था कि प्रधानमंत्री जी उठे ब्रिटेन के, कौन थे, विंस्टन चर्चिल साहब, और चल दिए कहाँ, अमेरिका की ओर। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। उस अटलांटिक महासागर को पार करते हुए विंस्टन चर्चिल साहब गए अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, ठीक है। और उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, रेंजे मैकडोनाल्ड। कौन था, रेंजे मैकडोनाल्ड। वो तो ब्रिटेन पहले। कोई बात नहीं। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका में प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है बाबू, राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। और ब्रिटेन के कौन थे प्रधानमंत्री, विंस्टन चर्चिल भागते हुए अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कहाँ पहुंचे, अमेरिका। और अमेरिका से निकल करके कौन आए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वही ना उस समय वहां का राष्ट्रपति थे। कहे हेलो सर, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज प्रॉब्लम। अरे सर प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम पूरा खराब हो चुका है। तो कहाँ हुआ है, अरे जर्मनी ने हम लोग को झाड़ दिया है पूरा बढ़िया तरह से, इज्जत बच नहीं पा रहा है, कुछ तो कीजिए। उस समय अमेरिका ने कहा ठीक है मदद करेंगे, ठीक है मदद करेंगे। उसी अटलांटिक महासागर में जहाज पर बैठ करके यह निर्णय लिया जा रहा था कि अमेरिका ले रहा था निर्णय, क्योंकि ये भागते हुए परेशानी इनको है तो वो थोड़े दिक्कत में है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग नहीं लिया था, खूब लड़वा रहा था खूब बढ़िया से। अमेरिका कह रहा था भैया जिसको हथियार चाहिए आओ खरीद के ले जाओ, खूब लड़ो युद्ध, जिसको हथियार चाहिए वेलकम टू अमेरिका, आओ वेपन्स तुम्हारे लिए फ्री है, ले जाओ लड़ो खूब मरो। और हो भी रहा थे ही, अमेरिका खूब हथियार बेच रहा था मस्त एकदम। इधर रूस था, यही प्रथम विश्व युद्ध को जीतने में सबसे ज्यादा सहयोग किए थे। प्रथम विश्व युद्ध भी जर्मनी जीत गया होता, हार कैसे गया, क्योंकि ये महाशक्ति कूद गए उस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से। अमेरिका भी आ गया और रूस भी आ गया, ये दोनों बड़े क्षेत्र हैं ना, बड़े देश हैं, महाशक्ति हैं, तो ये दोनों आ गए इस क्षेत्र में, इसलिए जर्मनी फर्स्ट वार में हार गया था।
और इधर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो ना ही अभी अमेरिका युद्ध में कूदा था और ना ही अभी जापान रूस कूदा था। 1942 तक दोनों अपने अपने देश में एकदम आराम से सूते हुए थे। ठीक। और एक बात, रूस ने तो खूब बढ़िया से हस्ताक्षर करा लिया था। रूस ने क्या कर लिया था? हस्ताक्षर करा लिया था जर्मनी के हिटलर से कि भैया तू हम पे आक्रमण मत करिए, हम तो पे आक्रमण ना करें, जो हो जा। तो आराम से बिंदास था जर्मनी। कहा था कि जब रूसवा हमारा आक्रमण करेगा ही नहीं तो भैया हमारा अगल बगल वालों बहुत गजन के लेवल पहले ले तूर लेने दो बढ़िया से, समझ रहे हो ना। तब अगल बगल के तूर रहा था बढ़िया से। रूस पड़ा था तो आराम से पड़ा था। अमेरिका था तो अपने हथियार को बेचने में व्यस्त था, तो वो नहीं आ रहा था। अब जरा गजन हो लोग को लगे जाई, तो गजन केकरा हो खतरा है? ब्रिटेन के। इन एकरे लगे सब गोदाम खाली उगरे बम वाला, तो जाइए कहाँ? अमेरिका। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति थे और इधर विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। गए कहाँ पर? अमेरिका मिलने के लिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, ठीक है ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलने के लिए गए कहाँ पर? अमेरिका। अटलांटिक चार्टर उसको बोलते हैं, मतलब अटलांटिक महासागर में जहाज पर बैठ करके यह समझौता हुआ था। और अमेरिका ने कहा था कि मैं आपकी मदद उसी शर्त पर करूंगा, मैं आपकी मदद उसी शर्त पर करूंगा कि आप जितने देशों पर, ध्यान दीजिएगा बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जितने देशों पर आपने अपना उपनिवेश स्थापित किया है उन देशों को छोड़ करके आपको वापस अपने देश जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि उस समय भारत पे भी तो उन्हीं लोगों का उपनिवेश था ना, उन्हीं लोगों का तो शासन चलता था। तब जाकर के आपकी मदद करेंगे। हालत खराब, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो गया ना भैया, और आपको जरूरत है तो मानेंगे ही। जिस तरह से गांधी जी के 11 प्रस्ताव को किसने माना था? इरविन ने। मजबूरी आया था तो माना था ना, तो पहले नहीं माना था, बाद में मान गया। समझ रहे हैं? उसी तरह से गजन हो रहा था ब्रिटेन को, तो गया था अमेरिका के लिए। अमेरिका ने प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपकी मदद उसी शर्त पे करूंगा सर कि आप जितने देशों को गुलाम बनाए हुए हैं वहां आपके लिए 2 ऑफर है। या तो उन देशों को खूब बढ़िया संविधान बना करके दे दीजिए कि वे जो देश हैं वो संवैधानिक तरीके से चलने लगे, उन पे कोई प्रेशर मत डालिए, और नहीं तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो नहीं मदद करेंगे तो भैया वो देशवा से जाएंगे, अपने देशवा से तो जाएंगे ही, है ना जी। तो कहा ठीक है मैं साइन करता हूँ। जब साइन कर दिए तब इंटरनेशनल प्रेशर आ गया उनके मूड़ी पर। कहा आ गया? इंटरनेशनल प्रेशर आ गया कि अब तो भैया हमको करना ही पड़ेगा, साइन किए हैं ना। तो 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ? कूद गया। अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गया? शामिल हो गया। और तब से अब जर्मनी को भी निपटाना लगा और जापान को भी निपटाने लगा, क्योंकि ये दोनों मित्र थे, एक साथ लड़ते थे, जर्मनी और जापान। अब जर्मनी और जापान एक साथ लड़ते थे तो अब अमेरिका आ गया तो भैया पावरफुल था। अब 1% बचा था बस ब्रिटेन को हारने में। 99% एकदम बढ़िया से हालत खराब कर दिया था जर्मनी ने। अब 1% की उम्मीद पर जब अमेरिका आ गया ना तो उसकी परसेंटेज धीरे धीरे क्या गई, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। जीतने लगा और जीतने लगा, जर्मनी हारने लगा। समझ रहे हैं? जर्मनी हारने लगा। अब यही हार हो रहा था तले जापान ने क्या किया, एक बम मार दिया। अमेरिका का नौसैनिक एक अड्डा था, पर्ल हार्बर उसका नाम है। क्या नाम है? पर्ल हार्बर। उस पर्ल हार्बर पर जो अमेरिका का नौसैनिक एक अड्डा था उसी पे जापान ने बम मार दिया। लो कब? पर्ल हार्बर पर 1944 में। लो 1944 में, 1945 में, ठीक है, 1945 में पर्ल हार्बर पर क्या किया? बम मार दिया।
अब अमेरिका पगला गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे नौसैनिक अड्डे पर बम मार दिया। समझ रहे हो, परमाणु बम बना के परीक्षण करे खातिर भी रखा हुआ था। समझ रहे हो, परमाणु बम बना दिया था लेकिन परीक्षण नहीं किया था। कोई भी देश परमाणु बम बनाता है ना तो अपने देश में परीक्षण करता है कि रेगिस्तान में परीक्षण करेगा ना कि वैसे केहू मारा जान माल के खतरा नहीं होगा, ये खातिर। समझ रहे हो। अब अमेरिका कहा कि ससुरे तुम्हारी इतनी हिम्मत है, नाटा और लगा रहा है खल्ली से लड़ने की ये थी पावर। बताते हैं तुमको, लो ये लो संभालो। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को 6 अगस्त 1945 ईस्वी को 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिया करके एगो धीरे से चुआ दिया बम, परमाणु बम, जो प्रैक्टिकल करने के लिए रखा था अपने देश पे लिया कर प्रैक्टिकल कर लिया जापान पर। अब जैसे परमाणु बम भड़का, जापान ऐसे 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 जैसे भूकंप आता है ना, उस भूकंप की तरह जापान तो एगो टापू पर बसा हुआ है। 7 गो टापू छोटी है लड्डू की तरह, उस पे बसा हुआ है। और पे परमाणु बम गिर गया तो पूरा ऐसे ऐसे दलदल आने लगा जैसे भूकंप आता है। समझ रहे हो, जापान की स्थिति खराब। और राजा कौन था उस समय? सुजुकी। तो लोग कहने लगे अरे भैया जापान बच नहीं पाएगा, राजा साहब जाओ और आत्मसमर्पण कर दो अमेरिका के सामने कि जितना बचे हैं लोग वो बच जाएंगे। तो कहता समझता नहीं बात रे, एक बम गिरा देने से हार मान जाएगा? इतने देश को हम लोग तोड़े हैं और इतने में हार मान जाएगा? तो लगे बीता नहीं तले ले तले बीता नहीं तले 9 अगस्त को एगो भी ले जाके चुआ दिया। अब जापान की दशा एकदम खराब, जापान की दशा एकदम खराब। दौड़ा गया सुजुकी, हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम नहीं युद्ध लड़ेंगे तुमसे भाई, हमारे पास पावर नहीं है। अब जितने क्षेत्रों पर उस समय जापान ने आक्रमण करके जीता था, जैसे उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, इधर कंबोडिया, इन क्षेत्रों को जीता हुआ था। अब ये जगह सैनिक जो थे आके यही लड़ रहे थे वो। समझ रहे हो, कही कि अरे राम हमार मेहरारू, हमार लड़का, हमार माई, हमार बाबूजी सब जना मारा गई लोग का। समझ रहे हो। अब जहे थे वहीं से वापस भागना शुरू कर दिए। कहाँ? जापान की ओर। हथियार फेंक दिए, भाई बचाओ पहले। दूसरे को कूट रहे तो ठीक लग रहा था, आपने कूटा तो भागना शुरू कर दिए। समझ रहे हो। भागते गए तो मैंने सुजुकी का किया था आत्मसमर्पण अमेरिका को कर दिया था कि मैं हार मानता हूं कि मैं तुम्हारे सामने हार गया। तो भैया जब कोई आत्मसमर्पण करता है तो आतंकवादी को फोर्सेस हमारी बकवास देती है, तो उन लोगों तो भाई बक्साना ही था, छोड़ दिया अमेरिका ने। और लेकिन वो 2 परमाणु बम पूरा इतिहास बना दिया जापान का। और उसी समय से जापान ने निर्णय लिया कि अब हम कहीं सेना वोना नहीं रखे। अमेरिका सर आप ही सेना रखिएगा, जो लागत लगेगी साल भर का तय कर लीजिए, उसको हम पैड करेंगे, लेकिन हम सेना वोना नहीं रखेंगे। यानी उस समय निर्णय हुआ कि अब एक बाद से हम लोग सेना नहीं रखेंगे, सेना अमेरिका की रहेगी, जो लागत लगेगी वो हम आपको पैड करते रहेंगे, लेकिन सेनाएं आपकी रहेगी, हमारी रक्षा करेगी। तब से जापान ने सेना नहीं बनाया। और वो बिखरा हुआ जापान, इतिहास यही याद दिलाता है, वो बिखरा हुआ जापान जिसको पास चलने के लिए क्षमता नहीं था, इतना बिखर चुका था कि खड़ा होकर के नहीं चल पाता, उठने की नहीं चल पाता है, घर नहीं था बढ़िया से। ऐसी सिचुएशन जापान की आ गई थी 2 परमाणु बम गिरने के कारण। लेकिन वो जापान आज की नक्शे पर उतना छोटा होता हुआ सबसे ज्यादा मात्रा में अपना जीडीपी रखता है। इसके पहले वाले जब जीडीपी की तुलना कराई जा रही थी ना, उसका टॉप 10 में जीडीपी में 1 नंबर स्थान था। सोच लो, यानी जापान ने अपने मेहनत के दम से और अपने काबिलियत के आधार पर उसने वह मुकाम हासिल किया जो एक टूटा हुआ आदमी कभी नहीं कर पाएगा। और अपने मेहनत को उन्होंने निखार कर दिखा दिया कि मेहनत से सब कुछ संभव है।
दुनिया में हर काम किया जा सकता है, ये जापान सिखाता है, ये जर्मनी सिखाता है। वही जापान था, आज भी वहाँ लड़के पैदा होते हैं तो 30% विकलांग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ परमाणु बम का आज भी क्या है, असर है। समझ रहे हैं? लेकिन उसने विश्व के नक्शे पर एक अपना अलग ही पहचान बनाया और इतिहास बना दिया। उतनी छोटे छोटे टापू पर बसा हुआ है जापान, ठीक है। तब भैया सुभाष चंद्र बोस जी बैठे थे आधार बनाकर सुजुकी के, कि सुजुकी सर आएंगे तो हम लोग भारत में आक्रमण करेंगे। अब सुजुकी सर खुदे आत्मसमर्पण कर दिए तो आजाद हिंद फौज को से व्यवस्था कौन देगा? समझ रहे हैं? अरे भैया आर्थिक मदद कौन करेगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा अपने आजाद हिंद फौज के सैनिकों से, ठीक है आप लोग अभी अस्थायी रूप से स्थगित करते हैं आजाद हिंद फौज को। अस्थायी मतलब परमानेंट, खत्म नहीं, जब काम लगेगी ना तो फिर बुलाएंगे आप लोग, ठीक है। अभी आप लोग जाइए, अभी आवश्यकता नहीं है और हम लोग पास उतनी आर्थिक पावर नहीं है। तो वहां से जो सेनाएं थी जिस क्षेत्र की, वापस चली गई। और उस समय वियतनाम में थे कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। कहाँ थे? वियतनाम में थे। वियतनाम से सभी सेनाओं को वापस भेज दिए थे और वियतनाम से कहे कि हमको भारत भेजो, मैं भारत को आजादी दिलाना चाहता हूँ हर हाल में। वियतनाम ने उड़न खटोला का व्यवस्था किया। क्या किया? उड़न खटोला, अरे जहाज की व्यवस्था किया और जहाज पर बैठा दिया सुभाष चंद्र बोस जी को। और जहाज उड़ा तो ससुरा आज तक ले पत्ते नहीं चला कि वो कहाँ उतरा। समझ रहे हो? मतलब ही कि सुभाष चंद्र बोस जी जब वियतनाम से जहाज लेकर के उनका उड़ा पायलट ना, तो आज तक ले राजे रह गए कि सुभाष चंद्र बोस जी गए कहाँ और वो जहाज कहाँ गया, आज ले पते नहीं लगा। बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी आज तक पता नहीं लगा पाया कि सुभाष चंद्र बोस जी गए थे कहाँ। समझ रहे हो? ऐसा व्यवस्था लगाया था उड़न खटोले का कि उड़ने खटोला का ना पता लगल कि उड़न खटोला पर सुभाष चंद्र बोस जी को ले करके गया तो कहाँ गया वो खटोला, और यह राज के तहत ही दफन हो गया और नहीं क्लियर हो पाया कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई, कैसे वो वहाँ से उड़े तो कहाँ गए, ये क्लियर नहीं हो पाया। और आज तक ले सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु एक राज के तहत ही दफन है। समझ रहे हैं? जिन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए थे। सिंगापुर में जाकर के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को और विकसित किया था 1943 में सिंगापुर में, ठीक है। तो थोड़ा इतिहास आगे पीछे इधर उधर जा रहा है तो जाता ही है, क्योंकि इस समय का जो इतिहास है ना वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है तो बताना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, तो इधर फिर भारत में वापस आया जाए तो स्थिति देख लिए कि जापान की क्या स्थिति चल रही थी, ब्रिटेन की क्या स्थिति चल रही थी। और ब्रिटेन को अमेरिका ने क्या कह दिया था कि आप उन देशों को छोड़ दीजिए जिस देश पे आपका उपनिवेश स्थापित है, जिस देश को गुलाम बनाया है, नहीं तो वहाँ संविधान लागू कीजिए और वहाँ से अपने आप को हटाइए। अब इतना ज्यादा प्रेशर में था ना ब्रिटेन कि भारत को आजाद करना मन से दिल से चाहता नहीं था। समझ रहे हो? दिल से चाहता नहीं था। जैसे जानते हो का, और कोनो के लवर कोनो रहेला नु, ओकर कोनो के साथ बियाह होई नु तो सोची कि हमसुन के बियाह ना केहूँ कट जाए। समझ रहे हो? कट जाए केहूँ अनिया हमरे से बाद में हो जाए, लेकिन वो करबो ना करी उकरा से, इहो बात जान लो। लेकिन कोई यही अनिया मानव में सोचला से कुछ ना हुई। वो हाल ब्रिटेन को हो गया था। सोच रहा था कि आजाद नहीं कर पाए हम भारत को, क्या करें, आजाद ना करें। समझ रहे हो? सूरज बाबू सुन रहे हो? आजाद
हम ना ही करी भारत को, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था कि मजबूरी आ गया था उनको कि भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ उस समय 1943 में, ध्यान से सुनिए, 1942 घटना बहुत बड़ी है, समझ रहे हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्या आया? क्रिप्स मिशन टीका था। और इस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? उस समय भारत का जो वायसराय या गवर्नर जो था वो बाइबल था। कौन था? बाइबल था। कौन था? बाइबल था। ये बाइबल जो था ना, चर्चिल चाहता था कि देश में संवैधानिक सुधार किया जाए, क्योंकि ऊपर से प्रेशर था, उसके इंटरनेशनल प्रेशर था, समझ रहे हो। चर्चिल चाहता था कि कोई व्यवस्था लगाई जाए ऐसी भारत में कि भारत को संविधान बनाया जाए, समझ रहे हैं। लेकिन ये बाइबल जो था ना वायसराय, ये नहीं चाहता था कि भारत में ऐसी सिचुएशन आए, भारत में संवैधानिक सुधार किया जाए, ये नहीं चाहता था, समझ रहे हो। तो राती खान फोन किया होगा चर्चिल ने बाइबल के पास, तो बाइबल ने कहा हम नहीं चाहते हैं कि भारत में ऐसा सिचुएशन आए कि भारत को आज़ादी दिला दी जाए, चाहे संविधान बनाया जाए। तो चर्चिल ने कहा तो हम कहाँ चाहता नहीं कि ऐसा होके, हमारा तो मजबूरी बा करता नहीं, तो का कल जाए। तो लगाओ कोनो जुगाड़ ऐसे, लगाओ कोनो जुगाड़ ऐसे कि हमनी के देखावे में, लोग के इंटरनेशनल लेवल पे देखावे में ई नजर में आ जाऊं कि हम लोग चाहते हैं कि भारत को आजाद कर दें, लेकिन भारतीय लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हम आजाद हों, समझ रहे हो। हम लोग चाहते हैं कि भारत को आजाद कर दें, इंटरनेशनल प्रेशर था तो देखने में आना चाहिए ना। हम लोग चाहते हैं कि भारत को आजाद कर दें, लेकिन भारत खुद नहीं आजाद होना चाहता है, कहता है कि आप ही लोग शासन कीजिए, आप ही लोग सही हैं, समझ रहे हो। ये कामना के बीच बात हुआ, बाइबल और चर्चिल के बीच। और इसको संविधान बनाने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में ब्रिटेन से चल दिया था भारत को संविधान बनाने के लिए, समझ रहे हो, संविधान बनाने के लिए। इस क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे, क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे, तीनों अंग्रेज थे और यही संविधान सभा का निर्माण करने के लिए भारत में आ रहे थे 1942 में। क्या करने के लिए आ रहे थे? संविधान बनाने के लिए आ रहे थे। भारत में जब ये आए तो भारतीय लोगों से कहे कि हम लोग भारत में संवैधानिक सुधार करना चाहते हैं और आप लोगों को संविधान के तहत आजाद भी कर देंगे। जब यह संविधान बन के तैयार हो जाएगा बढ़िया से, उस दिन संविधान को लागू कर देंगे और आप लोग को आजाद कर देंगे।
गांधी जी के पगला गए हो का? तुम लोग की तो लुटिया ऐसी ही डूबी हुई है। देखो 42 में चल रहे हैं, ध्यान से देखना। 42 में स्थिति क्या थी? ब्रिटेन की क्या थी? खराब थी ना, तभी ना गया था अमेरिका का लगे, याद आ रहा है? आप लोग तो लुटिया ऐसे ही डूबी हुई है, तो आप लोग हम लोग को आजाद करेंगे? आप लोग आप भागिए यहाँ से, यही आप लोग मतलब आप लोग के लिए अच्छा है। संविधान विधान छोड़ो, मत बनाओ, भाग जाओ जितना जल्दी उतने बढ़िया रहोगे। के कहल? गांधी जी कहे कि पगला गए हो का? हई आए हो जालसाजी की बात बतियाने, जानते हो का कहा कृष्ण मिशन आया? तो आप लोग सेनाओं को भेज दीजिए ना हमारे पास युद्ध करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में। क्या कहे? आप लोग सेनाओं को भेज दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध करने के लिए, पहला बात। दूसरी बात, भेज देंगे ना तो जब हम लोग उधर लड़ने लगेंगे जर्मनी से और जापान से, तो आप लोगों को संविधान भी बनाएंगे, आजाद भी करेंगे, दोनों करेंगे। गांधी जी कहे पगला गए हो का? जापान तो ऐसे ही आक्रमण करने वाला है भारत पर। जापान, क्योंकि उस समय सुभाष चंद्र बोस जी थे ना उसमें जी, और कैप्टन मोहन सिंह, बहुत सारे उस समय सब जीवित थे ना अभी भाई, ये सब जीवित लोग थे उस समय। ये गांधी जी को बात को पता था कि बाहर में भारत के लोग क्या हो रहा है, देश को आजादी दिलाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? गांधी जी कहे कि नहीं नहीं, तुम लोग भाग जाओ, यही में तुम लोग की भलाई है। हम लोग के तुम्हारा क्रिप्स मिशन नहीं चाहिए, ठीक? संविधान नहीं चाहिए, हम लोग बना लेंगे, हम लोग बना लेंगे, भाग जाओ। अरे भाई सुन तो लो कम से कम है खाली बतिया। किसने कहा? बाइबल ने कहा। अरे क्रिप्स मिशन आया तो गांधी जी से कहा कि सुन लीजिए तो बतिया एक बार, सुनाइए तो हम लोग आजाद कर देंगे, संविधान बना देंगे। कहली कह सुनत सुनत तो कहली हो गई कि आजाद कर देंगे, संविधान बना देंगे। हमको भी पता है कि जर्मनी जापान अभी आक्रमण करने वाला है भारत पर, तो जब भारत पे आक्रमण करेगा तो कैसे किसको तोड़ेगा? आप ही लोगों को न तोड़ेगा, हमारी सेनाएं जाएगी ही नहीं लड़ने के लिए। आप लोग हमारे देश को लेकर के छेके हुए हैं जगह ही, तो लड़िएगा बचाने के लिए अपने क्षेत्र को। समझ रहे हैं? ऐसा बात है का? हाँ ऐसा ही बात है। तो ना चाहिए हमारा क्रिप्स मिशन, तो नहीं चाहिए। तो इस क्रिप्स मिशन में आया कौन कौन था जी? एक क्रिप्स खुद ही एक नाम है, तो ई तो एक था ही। एक कौन था? पैथिक लॉरेंस। पैथिक, ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, पैथिक लॉरेंस। और एक था अलेक्जेंडर। ये तीनों मिल करके आए थे क्रिप्स मिशन के साथ। और एक बात जान लो, भारतीय लोग मान लिए होते ना शायद हमारा समझ से, तो देश 1942 में आजाद हो गया। तो देख लो 7 साल आगे गया नहीं है, 5 साल आगे। 42 5 कितना होला? 47। ये फिर जाके 1946 में आई। क्या समझ ला? एक नाम बदल गई, तनी ब्यूटिशियन कल अच्छा से तनी चिकन चाकन हो गई, तो एक नाम जानते रहो क्रिप्स मिशन में का बड़ा मिशन बन के आइल, इहे बन के आइल कैबिनेट मिशन। हाँ इहे बिलिया तीन ओहू बेरा थे, लेकिन थोड़ा उजला हो चुके थे फेस वॉश मार और के, समझ रहे हो? तो इस समय जब यही थे तो संविधान बनाने के लिए आए थे, तो भारतीयों ने भगा दिया। अब फिर यही तीनों मिल करके 1946 में आए तो संविधान बनाए, संविधान सभा का निर्माण किए। बात को समझ रहे हो? तो फिर तो 4 साल और लुटकाए ना सुखले सुखले, उस समैया का हो गए हित। समझ रहे हैं? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया और पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा। किसका? क्रिप्स मिशन का। भैया वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए आपकी संविधान सभा का निर्माण नहीं चाहिए। ठीक, हम लोग कर लेंगे। क्रिप्स मिशन चला गया वापस। अब गांधी जी का हुए थोड़ा बढ़िया से, अब
ए बरा तक ले गांधी जी धोती उती पर खूब बढ़िया से रहते थे। आप जानते हो सलमान खान की तरह खूब बॉडी बिल्डर के रूप में आए। पहली बार गांधी जी ने एक गुस्साए मूड में कहा था कि देश को आजादी दिलाना चाहते हैं, देश को आजादी दिलाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका कभी नहीं आएगा। करो या मरो, करो या मरो, समझ रहे हैं? करो या मरो का नारा दिए थे गांधी जी इसी टाइम 1942 में। गांधी जी क्या कहे? करो या मरो। करो या मरो, नहीं तो अब नहीं मरोगे या करोगे ना तो अब एक बात से फिर चांस नहीं आएगा कि तुम्हें आजादी मिल भी सकती है क्या। ये सोचने वाली बात हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो गांधी जी ने क्या कहा? करो या मरो। अगर आजादी चाहते हो तो करो और नहीं तो मरो। मतलब का मतलब ही कि जब पता हो चुका था, गांधी जी के बात की सूचना मिल चुकी थी कि अंग्रेजों की हालत खराब हो चुकी है, तो इहो गांधी जी फील कर चुके थे कि ए बेरा ना भगावल जाइनू तो बाद में कहीं उन्हें जीत जैसे तो फिर पावरफुल हो जाएंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे, फिर हालत खराब हो जाएगी। तो गांधी जी ने कहा कि जब भगा दिए क्रिप्स मिशन को यहाँ से वापस, क्रिप्स मिशन के लिए गांधी जी ने एक बात भी कहा था। जानते हो क्या कहा था? गांधी जी ने ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। कहा था गांधी जी ने, ये कहा था कि हम संविधान बना देंगे, आजाद कर देंगे। गांधी जी ने कहा बकला गए हो, ये तुम्हारा पोस्ट डेटेड चेक है। कहा है? पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब कोई चेक है यदि और उसको 20 तारीख तक भजने का डेट है, मान लो आज कौन तारीख है? 26 दिसंबर, 30 दिसंबर को भजना है वो चेक और बैंक भग गई 28 दिसंबर को। बैंक कब भग गई? 28 दिसंबर को। चेक लेके कहाँ भजाओगे जब बैंक नहीं है तो? क्या समझे? तो गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब आपकी जो बात ये कह रहे हैं ना वो सही नहीं है, इसलिए कि आप लोग की स्थिति खुद खराब है तो आप लोग हमको क्या आजाद करेंगे? आप लोग खुद भगेंगे अपनी मनई। इसको गांधी जी ने किस रूप में कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब तुम्हारी बात जो है कह रहे हो ना आजाद कर देंगे, बना देंगे, वो कर देंगे, ये बयानबाजी में सही है, ये खत्म है, एक्सपायरी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसी को गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये भजने वाला बैंक का चेक नहीं है, क्योंकि बैंक नहीं है तो भजेगा कहाँ? ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट इंपोर्टेंट था, दिमाग से गुजर रहा था, वापस आ गया तो पता। तो गांधी जी ने कहा था करो या मरो, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि अंग्रेज भारत को आजाद नहीं करेंगे। तो ये बार नीमन नहीं खेलेगा तो बाद में गजन हो जाएगी। और यही एक गांधी जी का ऐसा नारा था, चाहे अधिवेशन था, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति का था। गांधी जी एक दिन पहले जो भी आंदोलन किए थे वह सत्य और अहिंसा पे आधारित था और अहिंसात्मक था। अहिंसात्मक बोले तो खून खराबा वाला नहीं था, प्रेम पूर्वक था। पहली बार गांधी जी अक्षय कुमार बने थे और खिसिया करके कहे थे कि नहीं करोगे मरोगे ना तो फिर बाद में मरोगे बढ़िया से। तो अभी गुप्त रूप से प्लानिंग करके नारा दहल गई रहे। मुंबई में एक तत्कालीन अधिवेशन हुआ था। मुंबई में क्या हुआ था? तत्कालीन अधिवेशन हुआ था। सारे कांग्रेसियों को बुलाया गया मुंबई, और मुंबई बुला करके धीरे धीरे अधिवेशन में यह कहा गया कि अब अंग्रेजों का खूब विरोध हो, अंग्रेजों का खूब विरोध हो, नहीं विरोध होगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहा है ना? नहीं विरोध होगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए नहीं देख जितना विरोध करना है कर दो। अब देखो क्या हुआ, विरोध एक प्लानिंग चल रही थी 8 अगस्त। कहिया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये प्लानिंग चल रही थी। सुबेरे से साहिले मुंबई में 9 तारीख से धरना स्थल पर उतरल जाई। कौन ची करे खातिर? करो या मरो खातिर धरना दाल शुरू कर जाई। अंग्रेज सब समझ रहे थे, जाके आराम से खा पी के सब नेता लोग कांग्रेस के सुतल लो, बड़का बड़का पहलवान जी रहे लो, तो गांधी जी सब के हो गए।
अंग्रेज चुपचाप बेहोशी हालत में थे। जब ये लोग सोए ना तो वो होश में आ गए अंग्रेज, और रातिये में जीरो टाइलेंट चला करके, और जितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे सबको उठा के नजर बंद करके ले गए ऐसा जगह ट्रांसफर किए ना कि पता ही नहीं चला कि कहाँ कहाँ गए हैं। गांधी जी को स्पेशल कोटा में ले जाकर रखे थे, जानते हो कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। हाँ, अकेले। पूरा चारों ओर सारा व्यवस्था लागल है, जो मन करे गांधी जी खाइए, घूमिए, फिरिए, लेकिन यहीं में रहिए। बाहरी की दुनिया आपके लिए बंद है, और उसी में बंद कर दिए थे, और अदर सारे नेताओं को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए थे। अब केहू के बाहर, अब देखो 8 अगस्त के बाद राती में ट्रांसफर कर दे सब केहू के, और 9 अगस्त के धरना स्थल पे उतरे के है, आप बड़े बड़े नेता के जरूर ये नहीं क्या तो धरना प्रदर्शन सुपर हिट के ना फिल्म में हीरो ना रही तो हीरोइन कितनों नचिए कूदिए फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। समझ रहे हो, फ्लॉप हो जाएगी। वही हाल हुआ इस करो या मरो आंदोलन का। अधिवेशन खिलाफ तो नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों की जड़ें हिला कर रख दी, क्योंकि यह आंदोलन पूरे भारत में हो रहा था। करो या मरो का जो था ये पूरे कहाँ हो रहा था? भारत में हो रहा था, पूरे भारत में हो रहा था। समझ रहे हो, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। करो या मरो क्या है? इम्पोर्टेंट है, या इसी को कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो, ये दोनों को एक ही नाम है। समझ रहे हो? तो इसमें क्या हुआ, अब इसमें एक सुपर हिट हीरो भी आया भैया, जेल तोड़ के, नाम सुनोगे तो पगला जाओगे। बिहार का सुपरमैन जय प्रकाश नारायण, जो आज आपका यूनिवर्सिटी है छपरा में, उसको बोलते हैं जेपी यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं? उन्हीं के नाम पर है, जय प्रकाश नारायण के नाम पर ही वो जेपी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। जय प्रकाश नारायण जी लिए तू के भाग गए। हाँ भैया, एक एक क्रांतिकारी भारत में ऐसे ऐसे आंदोलन, विद्वान से लेकर के क्रांतिकारी से लेकर के फौलादी लोग थे। जेलिए तोड़ के कौन भाग गए? जय प्रकाश नारायण। आप भाग करके क्या किए? जय प्रकाश नारायण भागे। समझ रहे हैं? और जय प्रकाश नारायण के साथ साथ और ही लोग भागवल, वह नहीं खाली थे। एक उषा मेहता थी और तेज बहादुर सप्रू जी थे, जो गांधी जी के चेला थे। तेज बहादुर सप्रू और उषा मेहता, जय प्रकाश नारायण ये जेल तोड़ के भाग गए। भाग करके क्या करने लगे? चोरी चोरी, चुपके चुपके, मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके जो आंदोलन पूरे भारत में चारों ओर हो रहा था ना, उसको हिट कर रहे थे। एक समय की बात है कि जो अंग्रेजों का रेडियो स्टेशन था ना, अंग्रेजों का, वो दूसरे के तोड़ में काट के आपने तार जोड़ लिए, और जोड़ करके आका हेलो, मैं जय प्रकाश नारायण बोल रहा हूँ। हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता है ना, उसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके नजरबंद करके पता नहीं कहाँ चुरवा दिया है कि लोग मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग जेल तोड़ के भाग चुके हैं। आप लोग हिम्मत रखिए और इस आंदोलन को दृढ़ता पूर्वक मेहनत से आगे बढ़ाइए। हमारे आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता। अंग्रेजों को आगे लोग कहाँ से ही बोल रहा है, समझ रहे हो? कहाँ से बोल रहा है? क्योंकि रेडियो स्टेशन से बोलने का मतलब पूरा भारत में सुनाई देता भाई। आ लोग बुढ़वा लोग 10-20 साल पहले चलो ना, 15 ही साल चलो, बुढ़वा लोग लगा रेडियो रख के सुनते रहना, समझ रहे हो? अभी उनके गाने जना बाबा जिंदा, वो रेडियो स्टेशन लगा कर विविध भारती सुनते हैं, समझ रहे हो? तो उसी तरह रेडियो का उस समय बहुत ज्यादा प्रचलन था। अरे केहू के दहेज रेडियो मिल जाता तो लोग देखे जाए, समझ रहे हो? तो रेडियो का बहुत वैल्यू था उस समय। दहेज में गाड़ी या रेडियो और साइकिल का बहुत महत्व रहा। साइकिल केहू को मिल जाए तो लोग 10 किलोमीटर पैदल जाये, फलाना का साइकिल मिलल बा, समझ रहे हो? तो रेडियो स्टेशन पे प्रसारण अंग्रेज करते थे, उसको तारवा को काट करके
आई लोग क्या करने लगे, अपनी बातों को सभी जनता के बीच रख दिए, क्योंकि सभी जनता इसलिए परेशान थी कि जो हमारे मुख्य हीरो है इस आंदोलन का, उसी का पता नहीं लग रहा है। तो फिर दिक्कत की बात है, समझ रहे हैं ना। तो जब पता चल गया तो भैया थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया, पता चल गया तो आत्मविश्वास बढ़ गया ना कि हाँ हमारे नेता को क्या कर दिया गया है, अंडरग्राउंड कर दिया गया है। ठीक, और उसके बाद 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन उतना बढ़िया से सक्सेस नहीं हो पाया था आंदोलन, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1942 ईस्वी में ही वापस चला गया। कौन चीज, क्रिप्स मिशन वापस चला गया था, उसके ही विरोध में यह हो रहा था, ठीक है ना, आजादी दिलाने के लिए। इधर कूद रहे थे सबसे ज्यादा ये हो तो भैया मोहम्मद अली जिन्ना सर, मोहम्मद अली जिन्ना जी कूद रहे थे किस लिए, पाकिस्तान की मांग के लिए। ये सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उछल रहे थे कि हमें भी पाकिस्तान चाहिए। मांग इतनी तेज हो चुकी थी पाकिस्तान की कि अब जब 1942 ईस्वी में, सुन लो यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था, 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया ना, तो इस सक्सेस जानते हो क्यों नहीं हुआ, वो तो गांधी जी लौटाए ही। यह आया था किस लिए, भारतीयों को संतुष्ट भी करने के लिए आया था। भारतीय लोग बहुत अंग्रेजों के प्रति रोष में थे, गतिरोध में थे, इनकी बातों को मानते नहीं थे। इसको संतुष्ट कराने के लिए आया था कि मैं कोनो ऐसा व्यवस्था लगा दूं कि ये मान जाए, मान करके सेनाइया को क्या करे, भारतीय सेनाओं को भेज दें लड़ने के लिए। लेकिन उसके विपरीत हो गया यहाँ पर, जैसे सोच करके आए थे वैसा हुआ नहीं, समझ रहे हैं, जैसे सोच करके आए थे वैसा हुआ नहीं, और यही दिक्कत हो गया अंग्रेजों के लिए। ठीक, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन सक्सेस हुआ, लेकिन उतने पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुआ। नहीं तो अगर हमारे सुपर हीरो गांधी जी अगर रहे होते तो हम लोग को 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता मिल चुकी होती, कोई रोकने वाला नहीं था, ठीक है ना। तो 1942 तक पूरे हम लोग विधिवत अच्छा से पढ़ लिए, ठीक है। और इसके बाद से क्या हुआ, 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का स्थापना किए थे, सुभाष चंद्र बोस जी। और 1942 में कौन किए थे, रास बिहारी बोस। कहाँ पर, 1943 में कहाँ पर, सिंगापुर में। दोनों क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद से सी राजगोपालाचारी 1944, सी राजगोपालाचारी एक फार्मूला आया मनाने के लिए जीना जी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्या करने के लिए, अरे भाई तू चाहता कि पाकिस्तान बन जाओ तो ठीक बा बन जाई, लेकिन पहले आजाद होखल जाई तब नु बनी, पहले आजाद होखल जाई तब नु बनी। कांग्रेस मान गई कि ठीक है आजाद हो जाएंगे तब बना देंगे। मोहम्मद अली के ना ना ना, ई कुली हम ना जानता नहीं, पहले हमको अलग बना के दे दो, ओकरा बाद आजाद होइयो, नहीं तो क्या पता तुम लोग बाद में कहीं हमको नहीं बना के दिए तब, समझ रहे हो। सी राजगोपालाचारी फार्मूला फेल। सी राजगोपालाचारी जानते हो कौन थे, भारत के पहले वायसराय थे। अभी तक, इसके पहले तक वायसराय का नाम जो सुनते आए हो वो सब अंग्रेज थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के पद बाद में न बनल, राष्ट्रपति के पद का हुआ बाद में बना। लेकिन स्वतंत्र भारत के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय
कौन थे? स्वतंत्र भारत के तो स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। 1945 14 जुलाई 1945 ईस्वी को 14 जुलाई 1945 ईस्वी को जो नौसेना थी भारत की नौसेना जो थी, नेवी समझे लो, कहाँ चलती है? पानी में। जितने भारत के तट थे, जैसे विशाखापट्टनम में भारतीय बंदरगाह है, मुंबई में बंदरगाह है, कोलकाता में बंदरगाह है, कोची में बंदरगाह है। जो समुद्र से लगे हुए क्षेत्र है वही ना बंदरगाह रहेगा जी। हिमालय में थोड़े रहेगा जहाँ जहाजे नहीं जा पाएगा, है ना जी। तो नौसेनाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिए? घोर प्रदर्शन करने लगे। इतना तेज प्रदर्शन था कि अंग्रेज बुलबुले की तरह उनके सामने टिकिए नहीं पा रहे थे। 10,000 की संख्या में एक के साथ विरोध होने लगा। 14 जून को, कहिया 14 जून 1945 ईस्वी को। अभी 2 दिन बीतल नहीं, तले फिर से एक और विरोध। 2 दिन बीता नहीं तले एक और विरोध हो गया। ये बेबेल प्लान था यार। क्या बताए फिर थोड़ा बहुत बोलो तो आप लोग। 14 जुलाई 1945 ईस्वी 14 जुलाई 1945 ईस्वी को बेबेल योजना भारत में आया। क्या आया? ये बेबेल योजना था क्या? बेबेल योजना था क्या? ये बेबेल योजना यह था कि बेबेल योजना भारत में एक संवैधानिक सुधार के लिए ये भी आया था। ठीक है, लेकिन भारतीयों की गतिविधियों को रोक नहीं पाया और जिसके कारण ये भी योजना क्या हो गई? फेल हो गई और फेल होकर के वापस चली गई। लोगों ने ब्रिटेन से, सब ब्रिटेन से आएगा भैया, दूसरे देश से थोड़े आएगा। ये भी बेबेल योजना क्या हो गई? फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि भारत में गतिरोध इतनी तेज अवस्था में चल रही थी। कौन चीज गतिरोध हो? हिंदू और मुस्लिम, या हिंदू और मुस्लिम, या मुस्लिम और कांग्रेस कह सकते हैं। इनकी गतिरोध इतनी तेज हो चुकी थी क्योंकि यह बेबेल योजना आया तो क्या कहा? इसने कहा कि हम आप लोगों के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का स्थापना कर देते हैं, जिसमें से इस कार्यकारिणी परिषद की वायसराय भी आप ही लोग होंगे, सैन्य अधिकारी भी आप ही लोग होंगे। सब भारतीय लोगों को ही मतलब न्यौछावर किया जो ये योजना आया। तो ये इतिहास का विषय नहीं है, ये पॉलिटी में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए बता देते हैं 1-2 पॉइंट इसमें का। ठीक, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समान अनुपात में विभाजन कर दिया जाएगा। कौन कहा? बेबेल योजना। ये कर सकते हैं। आप लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से संविधान बनाने की छूट दे देंगे। इसको भी मोहम्मद अली जीना साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। बस उनका एक ही मांग था कि हमको अलग बना दो पाकिस्तान, हम अपना संविधान पाकिस्तान में रह के बना लेंगे, भारतीय लोग के लिए अलग रख दीजिए, यहाँ के लोग यहाँ बना देंगे, लेकिन अलग करके ही कुछ कीजिए। जहाँ एके में के बात आता रहे तो पहले ही कूद के छुड़क के भाग जाते थे, समझ रहे हो, विरोध कर देते थे उसका। तो बेबेल योजना भी क्या हो गई? फेल। ठीक ना। उसके बाद से नेवी विद्रोह हुआ। ये कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को नेवी विद्रोह हुआ, जो मुंबई,
जहाँ पोर्ट होता है मतलब बंदरगाह होगा वहीं पे विद्रोह हो सकता है नेवी का। जहाज वही जन रुकी हो, हिमालय में ना जाकर रुकी। तो विशाखापट्टनम हो गया, यहाँ बंदरगाह है, कोची बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह है, इस सब क्षेत्र में क्या है बंदरगाह है। इस बंदरगाहों पे नेवी ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था 10,000 की संख्या में, और हालत खराब हो गया था अंग्रेजों का। अभी तले ई विद्रोह भइबे कल, तले अभी 2 दिन बीतल ना, समझ रहे हो। 19 को किए, तले 20 फरवरी के ले एक और विद्रोह, एयर स्ट्राइक विद्रोह, मतलब वायुसेना का विद्रोह हो गया। किसका विद्रोह हो गया, वायुसेना का, कराची से। कराची पाकिस्तान में है आज, लेकिन उस समय अभी भारत में था। तो कराची से विद्रोह कर दिए कौन, वायुसेना स्ट्राइक, वायुसेना ने विद्रोह कर दिया कि हम भी क्या करते हैं, अंग्रेजों का विरोध करते हैं। और इससे बहुत घबरा चुकी थी कौन, अंग्रेज घबरा चुके थे। तब तक 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। 1946 ईस्वी में कौन आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का क्या काम था, इसने ही संविधान का निर्माण करने की पूर्ण रूप से क्या किया, कहा कि ठीक है, क्या है, ठीक है, आप लोगों के लिए संविधान बनाया जाएगा। लेकिन कोई भी मिशन आया ना, यह नहीं चाहता था कोई मिशन की क्या हो, भारत और पाकिस्तान बने, अलग अलग 2 संविधान हमने का बनाई जाए। कोनो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो नहीं कर रहे थे, इसीलिए भाग जा रहे थे। भैया जब 2 पार्टी एगो मानती एगो नहीं मानत, तो फिर गजन हो गई ना। और फिर यही हुआ, फिर क्या हुआ, यही हुआ। एक कैबिनेट मिशन भी आया, समझ रहे हैं, कैबिनेट मिशन जो आया, तो एक कैबिनेट मिशन भी भारतीय लोगों से यही कहा कि मैं आप लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से अब सरकार आप लोग बना सकते हैं, और संविधान का भी निर्माण आप लोग अब स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी। फिर 2 दिन के बाद से 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को फिर एक और बैठक हुई थी। पहले का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दूसरे का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यही कैबिनेट मिशन जो आया, ये कैबिनेट मिशन था का, ये क्रिप्स मिशन का चिकन चाकन ग्रुप रहा है, ये तीनों वही रहा है, लेकिन थोड़ा ब्यूटी पार्लर में से हो करके गुजरे थे। अब पहले यही आ चुके थे तो नहीं कोई एक्सेप्ट किए। आज अभी पूरा बढ़िया से आया ना, यह कैबिनेट मिशन संविधान सभा बनाया। कैबिनेट मिशन ने क्या किया, संविधान सभा बनाया, और इसी संविधान सभा के तहत बैठकें शुरू हो गई संविधान बनाने की। 1901 बैठक यही दिन भैया था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। फिर एक दिन के बाद 17 दिसंबर को एक और बैठक हुई थी, ठीक है। उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान था, ठीक है। और पहले के सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने, दूसरे के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। और क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में आया था, यही तीनों कैबिनेट मिशन के भी सदस्य थे। और इन्होंने भारत में क्या किए, आप अपनी स्वतंत्र सरकार बना सकते हैं, और संविधान सभा का निर्माण किए, जिससे अब खिसिया के आग बबुल्ला हो गए कौन, जिन्ना साहब, कि हमको नहीं बना के देशवा दे रहे हैं। अब खिसिया के क्या किए, 1946 ईस्वी में भारत आजाद हुआ ना, 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। अब देखो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 ईस्वी की बात कर रहे हैं, 46 की बात कर रहे हैं, भैया 46 की बात कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन कब आया, 46 में आया। और कैबिनेट मिशन ने साफ कह दिया कि आप लोग संविधान बना सकते हैं। जिससे बैठकें शुरू हो गई धक्का-धक। देखो 14 दिसंबर को पहला बैठक, 11 दिसंबर को दूसरा बैठक, 13 दिसंबर को तीसरा बैठक, खूब बैठक हुई। 14 को बैठक हुआ है लगभग संविधान बनाने के लिए, लगभग थोड़ा मान के चलो 14, ठीक है।
अब इस 16 अगस्त 1946 ईस्वी, साल भर पहले, 47 साल भर पहले ना, भारत में जिन्ना साहब अपना कलाकारी दिखाना शुरू कर दिए। क्या दिखाना शुरू कर दिए? कलाकारी दिखाना। काहे कलाकारी दिखा रहे थे, थोड़ा इसके बारे में जानना। गांधी जी ने कह दिया था साफ साफ कि कुछ हो जाए, भारत 2 टुकड़ों में नहीं बटेगा। हालत खराब जिन्ना साहब के, हमारा सपना तो चूर चूर हो गई। समझ रहे हैं, हमारा सपना तो चूर चूर हो गई। गांधी जी से हम बड़न फैन नहीं कि लोग के, गांधी जी हमसे बड़ा फैन हैं, उनका ज्यादा लोग लाइक करने वाले हैं। समझ रहे हो ना। अब मोहम्मद अली जीना थोड़ा इससे घबरा गए कि लगता है कि हमारा पाकिस्तान नहीं बन पाएगा, हमारा पाकिस्तान का सपना नहीं पूरा हो पाएगा, इसलिए डर चुके थे। क्योंकि गांधी जी ने कह दिया था कुछ और कीजिए, भारत 2 टुकड़ों में नहीं बटेगा तो नहीं बटेगा, और जिस दिन बटेगा मेरी लाश से होकर के वो रेखाएं खींची जाएगी जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। इससे पूरा डर गए थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना की लग रहा है सपना टूट गया, पूरा नहीं होगा का। समझ रहे हो। इसलिए साल भर पहले ही से कैबिनेट मिशन भी 1946 ईस्वी में आ चुका था। उसने साफ सुथरा कह दिया था कि भैया संविधान बनाओ और स्वतंत्र सरकार बनाओ, काम खत्म। तो वो भी नहीं है कहा कि 2 टुकड़े में बांट दो। बात समझ रहे हो। इससे और ही डर गए थे। कौन? कि एक अभिनोटो मिशन आया तो नहीं कहा बतिया। गांधी जी ने तो ललकार के कह दिए कि जिस दिन खाई जो खींची जाएगी हमारे खून से खींची जाएगी, नहीं तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हो सकता। और डरने के कारण क्या हुआ? डरने के कारण मुस्लिम लोग भी जो थे, मैक्सिमम मुस्लिम लोग जो थे, पढ़े लिखे मुस्लिम लोग जो थे, वो गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, गांधी जी को बहुत लाइक सब्सक्राइब करते थे। समझ रहे हो। तो मोहम्मद अली जी ने इस बात से डरे थे ना कि भारत में वह मुस्लिम गांधी जी के सपोर्टर है, वह मुस्लिम मुस्लिमों का सपोर्टर है, लेकिन वही में कुछ खचड़ो मुस्लिम है ना जी। तो जो उस टाइप के जो जिन्ना साहब के विचारधाराओं से साक्षात मिलता जुलता विचारधारा था, उन लोगों को बुला लिए जिन्ना साहब। कहे कि हम लोग लगता है दूसरे देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे, यही में सड़ना पड़ेगा भारत में ही, क्योंकि गांधी जी कहे हैं कि जिस दिन रेखाएं खींची जाएगी हमारे खून से होकर खींची जाएगी, नहीं तो आजादी नहीं दी जाएगी, 2 टुकड़ों में देश को नहीं बांटा जाएगा। ऐसा बात है का जिन्ना सर? तो हाँ सर ऐसा बात है। देखिए अब हम लोग कलाकारी करते हैं, मतलब कुछ जो मुस्लिम थे आज भी हैं, कल भी थे, हमेशा रहेंगे। सब जाति में भैया, हिंदू और मुस्लिम सब जात की बात करते हैं हम। ये नहीं है कि हे में है, सब की बात। क्यों? क्योंकि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आजादी से साल भर पहले की बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। साल भर पहले ही से घोषणा कर दी मोहम्मद अली जिन्ना ने कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था क्या? यही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था कि जिस क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या अधिक है वहां हिंदुओं को काट दिया जाता था। समझ रहे हैं। और जब बाद में पता चला हिंदू बहुल क्षेत्रों को कि यहाँ तो हिंदू लोगों को काट दिया गया है, तब हिंदू लोग भी मुस्लिम लोगों को उस क्षेत्र में काटना शुरू कर दिए। अब ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इतना भयानक रूप ले लिया। साल भर पहले शुरू हुआ, देश कब आजाद हुआ? 1947। अब अंग्रेजों को भी मजा आ रहा था खूबे, कट्टा सन ससुरा बहुत हमनी का भागाव खातिर बेचैन भइल रहा। समझ रहे हो। कटो अपने में एक ना समझदारी रहती है ना, वही कटो अपने में। दोनों लोग भारतीय ही इतने दिन तक एक साथ रहे, एक थाली में खाए, एक थाली में छेदो कर दिए, है ना जी। और आज ऐसा समय आ कि अपने में काट रहे हैं।
मुस्लिम लोग हिंदू काट रहे हैं, हिंदू लोग मुस्लिम को काट रहे हैं। ऐसा सिचुएशन आ चुका था देश में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस उसे ही बोला जाता है, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के देखते हुए आजादी की घोषणा कर दी गई थी कि 1950 में देश को आजाद किया जाएगा, लेकिन इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के चलते और देश में इतने कत्लेआम होने लगे, उसको ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा हो गया और अपने पाकिस्तान लेके चले गए। पूछता क्वेश्चन है कि किस मिशन के तहत पाकिस्तान का निर्माण हुआ? तो कैबिनेट मिशन। कौन मिशन आया था? कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक। और अलग हो गया पाकिस्तान, भारत अलग हो गया। और वहीं पे रेड क्लिफ नाम से अमेरिका का एक अधिकारी थे, उन्होंने ही लकीर खींच दी कि यहाँ से भारत है और यहाँ से पाकिस्तान है, समझ रहे हैं? उसी रेखा को कहा जाता है आज के डेट में कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब भारत को हम लोग आजाद कर दिए भैया, खत्म कहानी। नेक्स्ट डे आजादी के बाद का भारत देखा जाएगा, फिर मिलेंगे। ऐसा ही